नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। हर रोज एक नया दिन होता है और हर नया दिन कुछ नया सीखने का मौका अपने साथ लेकर आता है। आज इजराइल से इंडिया को इनोवेशन का खजाना मिल सकता है और हम आतंकवाद से निपटने के तरीकों से लेकर खेती की नई तकनीकों तक बहुत कुछ नया सीख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त इजराइल में हैं और पूरी दुनिया भारत और इजराइल की सुपरहिट दोस्ती को देख रही है। आज इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सारे प्रोटोकॉल तोड़कर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए खुद एयरपोर्ट पर मौजूद थे। एयरपोर्ट पर नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी का रेड कार्पेट वेलकम किया और दोनों नेताओं ने बहुत गर्मजोशी से एक दूसरे को बार बार गले लगाया। इस मौके पर भाषाओं का संगम देखने को मिला। नेतन्याहू ने हिंदी में मोदी का स्वागत किया और नरेंद्र मोदी ने इजराइल की भाषा हिब्रू में उन्हें धन्यवाद दिया। यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सफेद सूट में जो नीले रंग का पॉकेट स्क्वायर लगाया हुआ था वो इजराइल के झंडे से मैच कर रहा था। यह मोदी और नेतन्याहू की कूटनीतिक कलर मैचिंग है जो पूरी दुनिया को आज एक बड़ा संदेश दे रही है। इजराइल एक बहुत छोटा सा देश है। अगर भारत से तुलना की जाए तो भारत का क्षेत्रफल इजराइल से 158 गुना ज्यादा है, जबकि भारत की जनसंख्या करीब 153 गुना ज्यादा है। बहुत से लोग ये कहेंगे कि इन दोनों देशों की कोई तुलना हो ही नहीं सकती। भला ऐसे में भारत इजराइल से क्या सीख सकता है? लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि इनोवेशन जनसंख्या और क्षेत्रफल का मोहताज नहीं है। नए आविष्कार और नई खोजें कहीं भी हो सकती हैं। शायद इसीलिए इजराइल को दुनिया भर में इनोवेशन का केंद्र कहा जाता है। आतंकवाद का मुकाबला कैसे किया जाता है और सूखी हुई जमीन पर खेती कैसे होती है, ये दोनों ही बहुत जटिल प्रश्न हैं और इनका उत्तर इजराइल ने ढूंढ लिया है। इजराइल दुनिया के उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल है जो आतंकवाद से किसी भी तरह का समझौता नहीं करते। इजराइल में पत्थरबाजों को कोई आजादी नहीं मिलती और वहां कोई ये सपने में भी नहीं सोच सकता कि एक पुलिस अफसर को लोगों की भीड़ पीट पीट कर मार डालेगी। वहां ना तो कोई अफजल प्रेमी गैंग है और ना ही वहां पर डिजाइनर पत्रकारों के लिए जहरीले आर्टिकल्स लिखने की कोई गुंजाइश है। ये सब कुछ भारत में जितनी आसानी से हो जाता है उतनी आसानी से इजराइल में संभव नहीं है। इसके कारणों का आज डीएनए टेस्ट करना जरूरी है। इसके अलावा खेती की नई तकनीक इजाद करने के मामले में इजराइल का कोई जवाब नहीं और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे से भारत को बहुत कुछ मिल सकता है। हमारी टीम प्रधानमंत्री मोदी से पहले ही इजराइल पहुंच गई थी और हमने वहां से आपके लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग करना शुरू कर दिया है। हम आपको इजराइल के खेतों से अपनी ऑन द स्पॉट रिपोर्ट्स आज दिखाएंगे। ये आज का स्पेशल डीएनए टेस्ट होगा जिसे आपको मिस नहीं करना चाहिए। और इसके बाद आज हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों पर नजर रखना भी जरूरी है। चीन अपनी विस्तारवादी नीति के तहत हिंद महासागर में कूटनीतिक दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जो कि खतरनाक बात है। यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक चुनौती है। अब भारत इस चुनौती का सामना कैसे करेगा ये आज हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के इजराइल दौरे पर आज तेल अवीव पहुंचे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू प्रोटोकॉल तोड़कर पीएम मोदी का स्वागत करने एयरपोर्ट गए। इजराइल में इस तरह का स्वागत अमेरिकी प्रेसिडेंट और पोप के बाद भारतीय प्रधानमंत्री को ही हासिल हुआ है। आपका स्वागत है मेरे दोस्त। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये मेरे लिए सम्मान की बात है कि मैं इजराइल आने वाला पहला भारतीय पीएम हूं। पीएम मोदी ने इजराइल की अर्थव्यवस्था की तारीफ की। इंडिया इज अ वेरी ओल्ड सिविलाइजेशन बट अ यंग नेशन दैट propel my vision to transform India, its industry, its economy, its way of doing business। पीएम मोदी के 3 दिन के दौरे में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष क्षेत्र में कई समझौते हो सकते हैं। जल और कृषि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के अलावा भारत और इजराइल में निवेश को बढ़ावा देने पर भी चर्चा होगी। भारत से सीमा विवाद पर चीन ने एक बार फिर भड़काऊ बयान दिया है। चीन का कहना है कि वो कोई समझौता नहीं करेगा। गंभीर हालात को ठीक करना भारत की जिम्मेदारी है। भारत में चीन के राजदूत लुओ झाओहुई ने
पीटीआई से बातचीत में कहा कि अब मामला भारत के पाले में है। ये भारत सरकार को तय करना है कि इस गतिरोध को कैसे दूर किया जाए। चीन के राजदूत के मुताबिक जब तक सिक्किम के डोकाला से भारत अपने सैनिक नहीं हटाता तब तक हालात ठीक नहीं हो सकते। चीन के सैनिकों ने डोकाला में सड़क बनाने की कोशिश की थी, जिसका भारत ने विरोध किया था। इसके बाद करीब 3 हफ्तों से भारत और चीन के सैनिकों के बीच तनाव है। नोटबंदी के दौरान जो लोग 500 और 1000 रुपए के नोट नहीं बदल पाए, उन्हें एक और मौका मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और आरबीआई से पूछा है, क्या उन ईमानदार लोगों को कोई तरीका उपलब्ध कराया जा सकता है जो पुराने नोट जमा नहीं करा सके? जो लोग उचित कारणों की वजह से नोट बैंक में जमा नहीं करा पाए, उनकी संपत्ति सरकार इस तरह से नहीं छीन सकती है। जिन लोगों के पास पुराने नोट जमा कराने का उचित कारण है, उन्हें दोबारा नोट जमा कराने का मौका दिया जाना चाहिए। एक महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र से कहा कि अगर लोगों को एक और मौका नहीं दिया जाता है तो ये गंभीर मुद्दा माना जाएगा। केंद्र सरकार ने जवाब देने के लिए 10 दिनों का वक्त मांगा है। अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी। 500 और 2000 के नए नोटों के बाद अब 200 रुपए का नोट आने वाला है। छोटे नोटों की किल्लत दूर करने के लिए आरबीआई कुछ महीनों में 200 रुपए का नोट जारी कर सकता है। 2017 के आखिर तक 200 रुपए का नोट चलन में आ जाएगा। आरबीआई इसके लिए जल्द ही अधिसूचना जारी करेगा। सूत्रों के मुताबिक मार्च में वित्त मंत्रालय से चर्चा के बाद आरबीआई ने 200 का नोट जारी करने का फैसला किया है। फिलहाल 200 रुपए के नोट को सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में सुरक्षा और क्वालिटी के पैमाने पर परखा जा रहा है। छोटे नोट कम होने की वजह से व्यापारियों और आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 200 रुपए का नोट आने से लोगों की परेशानी कम होगी। पश्चिम बंगाल के दंगा प्रभावित उत्तरी 24 परगना जिले में केंद्र ने अर्धसैनिक बलों को भेजा है। ममता सरकार ने हालात पर काबू पाने के लिए केंद्र से मदद मांगी थी, जिसके बाद अर्धसैनिक बलों की 4 कंपनियां भेजी गई हैं। उत्तरी 24 परगना के बशीरहाट, बदौरिया और दूसरे इलाकों में सांप्रदायिक दंगे हुए हैं। एक समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद हिंसा भड़की थी। कल से शुरू हुई हिंसा में कई घरों को जला दिया गया था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चेतावनी देते हुए कहा कि प्रशासन हिंसा करने वाले दंगाइयों पर सख्त कार्रवाई करेगा। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना में सांप्रदायिक दंगों को लेकर राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच टकराव के हालात बन गए हैं। ममता का आरोप है कि राज्यपाल ने फोन पर बातचीत के दौरान उनका अपमान किया। उनके मुताबिक राज्यपाल बीजेपी के ब्लॉक प्रमुख की तरह बात कर रहे थे और धमकी भी दी। आज की अपमान করার পর আমি নিজেও ভেবেছিলাম এক সময় যে আমি ছেড়ে দেব। এত অপমান আমি জীবনে হইনি। গভর্নর আমাকে থ্রেট করতে পারে না। উনি আমাকে থ্রেট করেছেন আজকে। वहीं राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने ममता के आरोपों से इनकार किया है। राज्यपाल के मुताबिक मुख्यमंत्री के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही जिससे वो अपमानित महसूस करें। राज्यपाल ने यह भी कहा कि वो राज्य के हालात पर चुप नहीं रह सकते। अरुणाचल प्रदेश के सांगली से भारतीय वायुसेना का एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर लापता हो गया है। हेलीकॉप्टर में 3 जवान हैं। रक्षा सूत्रों के मुताबिक पापुम पारे जिले के सांगली के पास यह हादसा हुआ। अरुणाचल सरकार के साथ मिलकर वायुसेना ने तलाशी अभियान चलाया है। जिस समय वायुसेना का हेलीकॉप्टर लापता हुआ, करीब उसी समय सांगली से 100 किलोमीटर दूर ईटानगर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू के हेलीकॉप्टर की भी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। बीएसएफ के पायलट ने खराबी का पता चलते ही एक छोटे से इलाके में सेफ लैंडिंग कराई। इसकी सूचना खुद किरण रिजिजू ने दी। पुलवामा के बामनू में सेना ने करीब 24 घंटे में हिजबुल मुजाहिदीन के 4 आतंकी मार गिराए। 3 जुलाई की सुबह से हिजबुल आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया गया था। कल देर रात तक सेना ने 3 आतंकी मार गिराए थे। आज सुबह करीब 9 बजे चौथा आतंकी भी मारा गया। नेट रिजल्ट इसमें ये रहा कि 4 मिलिटेंट इसमें मारे गए और आमजन एम्युनिशन रिकवर हुआ, जिसमें एक SLR भी है जो शायद लगता है कि जो इन्होंने लूटी हो SLR, क्योंकि SLR या वो तो इनके पास नॉर्मली होती नहीं है। और 3 बॉडीज तो हमको मिल गई। एक बॉडी डेब्रिस के नीचे ही रही क्योंकि काफ़ी वो गिर गया था वो मकान, तो आप उसमें देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से पुलवामा के बामनू में संदिग्ध गतिविधियों का पता चला था।
आतंकी रिहायशी इलाके में छिपे थे, इसीलिए मुठभेड़ में करीब 24 घंटे का वक्त लगा। 8 जुलाई 2016 को आतंकी बुरहान वानी की बरसी के मद्देनजर साउथ कश्मीर समेत पूरी घाटी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। विल एंश्योर, और हमारी यही कोशिश होगी कि किसी भी तरीके से पीस जो हमारी यहाँ पे है उसको डिस्टर्ब कोई ना करे। अगर कोई ऐसी कोशिश करेगा तो उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। जीएसटी लागू होने के बाद पुराना स्टॉक नहीं बेच पाने वाले कारोबारियों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब कारोबारी 30 सितंबर तक पुराना स्टॉक बेच सकेंगे, लेकिन उन्हें पैकेज पर नई कीमतों का स्टिकर लगाना होगा। इसके साथ ही एमआरपी से ज्यादा रेट पर चीजें बेचने के लिए अखबारों में विज्ञापन भी देना होगा। सरकार ने चीजों की सप्लाई और कीमतों पर निगरानी रखने के लिए कमेटी भी बनाई है। करीब 175 ऑफिसर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर हैं, उनको 4 या 5 डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेवारी दी जाएगी। सरकार ने कहा कि लोगों ने जीएसटी को स्वीकार किया है। 2 लाख से ज्यादा लोगों ने जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया है। कारोबारियों को समझाने के लिए सरकार 6 दिनों की जीएसटी पाठशाला का आयोजन भी करेगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा के विशेष सत्र में जीएसटी बिल पर भारी हंगामा हुआ। बिल पर चर्चा के दौरान निर्दलीय विधायक इंजीनियर राशिद जीएसटी का विरोध करते हुए हंगामा करने लगे। जब मार्शल्स ने उन्हें बाहर ले जाने की कोशिश की तो वो धक्का मुक्की करने लगे। हंगामे की वजह से बिल पास नहीं हो सका। सरकार कल भी जीएसटी पर चर्चा करेगी। जम्मू कश्मीर सरकार धारा 370 को प्रभावित किए बिना जीएसटी बिल पास कराना चाहती है। वहीं आज व्यापारियों के एक गुट ने भी विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। व्यापारियों का कहना है कि वो किसी भी हालत में जीएसटी बिल पास नहीं होने देंगे। यूपी में बिल्डर्स की मनमानी और ग्राहकों से किए गए वायदे पूरा न करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। योगी सरकार ने आज ग्राहकों और अथॉरिटी से वादा खिलाफी करने वाले बिल्डर्स पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया। सरकार ने अथॉरिटी को बिल्डर्स और ग्राहकों के साथ मिलकर मामले को सुलझाने का निर्देश दिया है, लेकिन बिल्डर्स ने मीटिंग में किए वायदे पूरे नहीं किए। ग्राहकों के मुताबिक ओमेक्स, अजनारा, ओरिस, सिक्का, महगुन, लॉजिक्स, गौर, जेपी, यूनिटेक जैसे बड़े बिल्डर्स ने वादा खिलाफी की है। औद्योगिक विभाग के प्रमुख सचिव आलोक सिन्हा ने आरोपी बिल्डर्स पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक बिल्डर्स की संपत्ति भी कुर्क की जा सकती है। देश भर में शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी हो सकता है। लॉ कमीशन ने शादी के 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाने की सिफारिश की है। लॉ कमीशन का मानना है कि हर धर्म में शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी हो। रजिस्ट्रेशन न कराने पर रोजाना के हिसाब से पेनल्टी लगे। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार का ही इस्तेमाल हो। आधार के इस्तेमाल से डेटा ट्रैक करने में आसानी होगी। लॉ कमीशन ने शादी का रजिस्ट्रेशन न कराने पर अधिकतम जुर्माना 100 रुपए रखने की सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट ने 14 फरवरी 2006 को शादियों के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाने को लेकर लॉ कमीशन से सुझाव मांगे थे। कमीशन का कहना है कि जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन एक्ट 1969 में सुधार कर शादी के रजिस्ट्रेशन पर कानून बनाया जा सकता है। हाईवे किनारे शराब बिक्री पर लगी रोक में थोड़ी राहत मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शहर से बाहर और शहर के अंदर की सड़क में फर्क होता है। शहर के अंदर सड़कों पर तेज रफ्तार ट्रैफिक नहीं होता। शराब बिक्री पर रोक लगाने का मकसद यही था कि भारी ट्रैफिक में कोई शराब पीकर गाड़ी न चलाए। कोर्ट ने टिप्पणी उस याचिका पर की है जिसमें शहर के अंदर से गुजरने वाले हाईवे का दर्जा बदलने वाले फैसले को रद्द करने की अपील की गई थी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से अपनी शिकायत पर पुनर्विचार करने को कहा है। अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। दिसंबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने हाईवे के 500 मीटर के दायरे में शराब बिक्री पर रोक लगाई थी, जिसके बाद कई राज्यों ने स्टेट हाईवे का दर्जा ही बदल दिया।